हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th और 12th पूरी फिजिक्स के लिए। इनफैक्ट पूरी फिजिक्स के लिए वेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट के अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं फिर। वेक्टर्स को अगर हम स्टार्ट करें तो हम दो तरह की क्वांटिटी बता सकते हैं फिजिक्स में। एक वो क्वांटिटी जिनको हम कहते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं 5 रुपीज, तो 5 रुपीज क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते 5 रुपीज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, 5 रुपीज टुवर्ड्स अपवर्ड, तो ऐसा तो है नहीं। तो आप कहेंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी। मैं आपसे कहूं 2 kg, तो 2 kg ऑफ एनीथिंग वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। 2 kg की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो मैग्नीट्यूड है और जो नॉर्थ मैंने बोला है वो डायरेक्शन है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो क्वांटिटी फिर वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो हमने क्या सीखा कि अगर एक क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। आप कह सकते हैं एग्जाम्पल मास, मैंने आपको बताया था, डेंसिटी, ऐसी बहुत सी चीजें आप बता सकते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन नहीं होते हैं। अब आते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन एक और कंडीशन भी है इन दो चीजों के अलावा, और वो कंडीशन ये है कि वो क्वांटिटी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। तो पहली चीज उसमें क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। लेकिन इसके अलावा ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर फॉलो नहीं कर रही है कोई क्वांटिटी, अगर उसके पास डायरेक्शन है, तब भी वो वेक्टर नहीं मानी जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और दूसरा मैं कहता हूं 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, तो इस हालत में अगर मैं ये दो वेक्टर मानूं और उनको वेक्टर लॉ से ऐड करूं, तो वो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं एक दूसरी क्वांटिटी आपसे बोलूं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं लूं और ऐसे करूं, दिस इज I, दिस इज I1, दिस इज I2, एक वायर है, करंट आया, उसका एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया। अब मैं इन दोनों करंट को अगर ऐड करूं वेक्टर लॉ से, अब वेक्टर लॉ क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल भी ये इससे मैच नहीं करता एक्चुअली में जो वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है
इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसमें डायरेक्शन है, इसके बावजूद भी वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसी और भी क्वांटिटीज आपको देखने में मिल सकती हैं जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं, इनफैक्ट उनके पास डायरेक्शन है तब भी, तो हम कहेंगे ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसी हुई, वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ये दो वेक्टर हैं, इनको ऐड करेंगे वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके बाद डायरेक्शन भी है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी कर रहा है, तो ये क्वांटिटी जो हुई वो हुई बच्चों कैसी, वेक्टर क्वांटिटी। और भी चीजें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, आगे पढ़ते रहेंगे, नई नई क्वांटिटीज आती रहेंगी। तो ये बेसिक है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। अब हम आगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में और पढ़ेंगे, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्या सिंबल, कैसे सिंबल यूज करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीजें अब हम लोग पढ़ेंगे। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो वेक्टर को दिखाने के लिए एक ऐसे लाइन सेगमेंट दिखाते हैं और एक साइड उसमें एरो होता है ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं टेल, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हेड, और ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाती है। सपोज हमको दिखाना है कि 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो 5 है वो हम लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम 5 मीटर का एक वेक्टर बनाएंगे। 5 का मतलब है कि हम उसके लिए स्केलिंग करेंगे कि अगर हम 5 को 5 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं तो 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, इस तरह से हम उसमें मान सकते हैं। तो इसमें आपको स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं है ये सब, लेकिन एक रफ आइडिया आपको जस्ट करना है कि जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड को दिखा रही है और जो हेड ऑफ वेक्टर है वो डायरेक्शन को दिखा रहा है, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, and the head of vector, this is showing the direction of vector. अब ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। सिंबल भी यूज करते हैं, कुछ नाम रखते हैं वेक्टर्स का। तो सिंबल फॉर वेक्टर, तो कोई भी लेटर हम यूज करते हैं सिंबल के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल ए हमने यूज किया, हमने एक वेक्टर का नाम रख दिया ए, वेक्टर ए। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ए बनाते हैं और ए के ऊपर एक एरो ऐसे लगा देते हैं। और दूसरा तरीका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो तरीका बुक्स में यूज होता है, कई तरह की बुक्स में, तो वो एक डार्क लेटर वहाँ पे लिख देते हैं, वो एरो नहीं लगाते हैं, वो डार्क लेटर से दिखा देते हैं। नॉर्मल जो लेटर्स होते हैं उनसे डार्क लेटर वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, वो बुक्स का तरीका है, आप समझ सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे कोई वेक्टर को दिखाने के लिए। सपोज एक वेक्टर एफ दिखाना है आपको, एक कोई फोर्स है वेक्टर एफ, तो आप ऐसे दिखाएंगे एफ और एफ, लाइक दिस। तो ये सिंबल है नाम किसी वेक्टर का। दो फोर्स हैं तो F1 F2 दिखा दिए, दो वेक्टर ए भी हैं तो ऐसे करेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी। तो ये सिंबल्स हैं वेक्टर के लिए। सपोज ये वेक्टर, मान लो वेक्टर ए है, तो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ऐसे भी लिख सकते थे।
रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऐसे करना है, और नाम या सिंबल कैसे दिखाना है वो ऐसे दिखाना है। तो ये हो गया सिंबल ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं या क्या होता है एंगल। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अगर ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर को अगर मैं ऐसे शिफ्ट करूं कि अपने लेंथ के पैरेलल में ही शिफ्ट हो ये, तो हम कहते हैं कि ये जितने भी वेक्टर आएंगे वो सब इक्वल होंगे। इसको कहते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। आप कह सकते हैं जैसे ये एक वेक्टर है, मान लो ये मार्कर मैंने लिया, ये एक वेक्टर है, इसको मैं ऐसे शिफ्ट करूं अपनी लेंथ के पैरेलल में, तो अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूं बिल्कुल वैसे ही, तो इसको भी हम वेक्टर ए कह सकते हैं। यही शिफ्टिंग में राइट, लेफ्ट और किसी भी डायरेक्शन में कर सकता था। इसको मैं उठा के यहाँ रख दूं तो ये भी वेक्टर ए है। सेम लेंथ, उतनी ही लेंथ मैं यहाँ पे रख दूं, ये भी वेक्टर ए है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से एक वेक्टर अगर पैरेलल शिफ्ट करते हैं हम तो वो चेंज नहीं होता है, वो उतना ही रहता है। हालांकि फिजिक्स में उसका जो अफेक्ट है वो अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग जगह पे आप फोर्स लगाएंगे तो वो अलग अलग तरह से अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स के हिसाब से एक वेक्टर अगर पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। अगर मैं इसको प्लेन से बाहर लेके आऊँ, इस साइड भी लेके आ सकता था मैं, यहाँ पे वेक्टर ए लेके आऊँगा तो ये भी वेक्टर ए है, ये है। तो चेंज कब होगा? अगर मैं उसको टिल्ट कर दूँ, मतलब लेंथ के पैरेलल शिफ्ट नहीं करूँ। ये वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, अगर मैंने एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा भी इसको ऐसे कर दिया, अब ये वेक्टर ए नहीं रह गया क्योंकि ये लेंथ के पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा आपने रोटेट कर दिया। सो दिस इज नॉट द वेक्टर ए। इवन अगर आप लेंथ सेम रख रहे हो तब भी इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो गई, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग अलग हो गया। अब ये वेक्टर ए नहीं रह गया, ये कुछ और हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया। तो मैंने ये बताया कि पैरेलल शिफ्ट हम करें तो दिस इज नॉट वेक्टर ए। अगर इसको पैरेलल शिफ्ट हम प्लेन में ऐसे करें या इस साइड ले आए, ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, तो ऐसे बहुत सारे इनफिनिट तरीके हैं। तो आप इसको कह सकते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। ऑल दीज वेक्टर्स आर इक्वल। एक और चीज होती है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर ये वेक्टर है मान लो ये वेक्टर ए है, मैं एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं जिसकी डायरेक्शन ए से ठीक ऑपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसे, तो आप कह सकते हैं दिस इज ऑपोजिट वेक्टर ऑफ ए। तो ए का ऑपोजिट वेक्टर हो गया या नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, तो इसको हम लिखेंगे माइनस ए। इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मान लो इसको नाम आपने बी दे दिया लेकिन बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए होगा। इसको कहते हैं ऑपोजिट वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो। दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे बोलते हैं और कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। मान लो ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम कैसे करें? तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते हैं कि दोनों की टेल एक ही जगह पे आ जाए। तो क्या करते हैं, हम उन्हें पैरेलल शिफ्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो इसकी एक कॉपी हम यहाँ पे बना लेंगे और इसकी कॉपी एक लेके पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे रखेंगे कि दोनों की टेल एक जगह पे आ जाए।
तो पहले मैं ए की एक कॉपी उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर में करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बिल्कुल वैसे ही ये एक कॉपी लिया और यहाँ पे रख दिया। इस वेक्टर ए को हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट किया। पैरेलल शिफ्ट का मतलब ये पैरेलल टू लेंथ गया, फिर भी पैरेलल टू लेंथ गया, तो ये ऐसे पहुंच। अब मैं वेक्टर बी को भी पैरेलल टू लेंथ शिफ्ट करूंगा, तो इसकी कॉपी मैंने एक ली और अब मैं इसको ऐसे रखूंगा कि इसकी टेल यहाँ पे आ जाए। तो मैं ऐसे रखा, ये उठा के इधर रख दिया, तो ये हो गया वेक्टर बी। तो करना क्या है, वेक्टर्स को ऐसे शिफ्ट करके रखना है कि उनकी टेल एक ही जगह पे आ जाए। आप कह सकते हो हम उनको को इनिशियल वेक्टर बनाना है, मतलब एक ही जगह से इनिशियल हो रहा है, स्टार्ट हो रहे हैं वो लोग। तो वो दोनों को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसका हमने शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट ऐसे बना दिया, इसका पैरेलल शिफ्ट किया और यहाँ पे दोनों की टेल एक साथ ड्रॉ कर। अब आसानी से देख सकते हैं दिस एंगल, वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल है वो ये, मतलब उनको टेल टू टेल ड्रॉ कर लो, उनके बीच का जो एंगल है वो ये डिफाइन होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर। आप ये भी कह सकते हो सर ये वाला क्यों नहीं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम छोटा वाला एंगल यूज करते हैं, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा। तो आप दोनों की बात कर सकते हैं, ए और बी के बीच में जो एक्यूट एंगल है, जो छोटा वाला एंगल दिख रहा है हमें फिलहाल में, वो थीटा है और जो बड़ा वाला एंगल है वो 2 पाई माइनस थीटा है। हम जो यूज करेंगे नॉर्मली वो छोटा वाला एंगल यूज करते हैं। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी हम ऐसे कर सकते हैं। और एग्जांपल करते हैं, मान लो ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। हमें ए और बी के बीच का एंगल देखना है। तो जैसे अभी किया था फिर से करेंगे, ए की एक कॉपी उठा के हमने यहां बनाई, ये बना ली। इसको कोई आपको स्केल से करके बहुत मेजरमेंट करके नहीं करना है, हम सिर्फ सीख रहे हैं उसको, रफली फ्री हैंड आपको करना है। तो वो स्केल करके या आपको देखना सेंटीमीटर इंच वो सब नहीं करना है, ये छोटा बड़ा थोड़ा बहुत चलेगा, फ्री हैंड सिर्फ सीखना है आपको। तो ये ए हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये बी को ऐसे उठा के यहाँ मत रखना, टेल पे रखना है, इधर रखना है। तो ये उठा के टेल पे रख दिया, तो टेल टू टेल ये बी हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बी वेक्टर था, इसका पैरेलल शिफ्ट किया हमने और फिर ऐसे यहाँ, तो ये आ गया। अब ए और बी के बीच का कौन सा एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये छोटा वाला एंगल है और बड़ा वाला एंगल ये है। हम छोटा वाला नॉर्मली यूज करेंगे, तो ये कहलाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। अभी हम और आपको होमवर्क देते हैं। ये वेक्टर मान लो P है, ये वेक्टर Q है, आपको दिखाना है, और ये वेक्टर R है। आपको तीनों एक साथ ड्रॉ करना है, एक ही तीनों की टेल एक साथ, और फिर दिखाना है वेक्टर P और Q के बीच में एंगल, Q और R के बीच में एंगल, P और R के बीच में एंगल। वो आप छोटे वाले एंगल्स दिखाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक फोर्स F1, ये 30 डिग्री, ये फोर्स इधर लग रहा है F2, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। आपको बताना है कि F1 F2 के बीच में कितना एंगल है। तो आप अपने तरीके से करेंगे इसको, जो अभी तरीका बताया वही यूज करेंगे, शिफ्ट करके ये आप ड्रॉ करके बताएंगे, ड्रॉ करके दोनों को अलग से फिर बताएंगे। मैं आपको हिंट देता हूँ, आप
F1 को यहीं पे रहने दीजिए और F2 की कॉपी लेके यहाँ ऑरिजिन पे बना दीजिए। आप इसकी कॉपी लेके यहाँ पे बना देना तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, ये आप लोग करेंगे। इसमें x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये एंगल 90 है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ये वेक्टर्स दिए मैंने और ये क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके बीच में आपको एंगल निकालना है। तो आप लोग ट्राई करेंगे, जितना भी आ जाए ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा? तो ये एक चीज है जो हमें सीखनी है। वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ए है, इसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्केलर मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी नंबर। मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब हम 2 से वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उस स्केलर का वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्शन अनअफेक्टेड रहती है, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं फिजिक्स में कहूँ कि एक 2 न्यूटन का फोर्स है, मान लो ईस्ट डायरेक्शन में, अगर मैं उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम कहेंगे कि अब जो 2 से मल्टीप्लाई करना है वो मैग्नीट्यूड में करना है, डायरेक्शन में नहीं करना है। तो मैग्नीट्यूड था 2 न्यूटन और डायरेक्शन थी टुवर्ड्स ईस्ट, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 2 न्यूटन में। तो आपका आंसर होगा 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमने क्या किया, इस स्केलर का मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में, डायरेक्शन वही की वही रहेगी। अब इसको अगर यहाँ पे दिखाएं, ये एक वेक्टर ए है, सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वेक्टर 2a हो जाएगा। तो वेक्टर 2a का मतलब इसकी लेंथ डबल हो जाएगी और डायरेक्शन वही रहेगी। सो दिस इज वेक्टर 2a, बहुत सिंपल। मान लो मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता इस वेक्टर में, तो क्या होता? मैग्नीट्यूड हाफ हो जाता, तो ये लेंथ इतनी हो जाती। इसको कहता मैं हाफ ऑफ वेक्टर है। अब मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करता 1/3 हो जाता, 3 से मल्टीप्लाई करता 3 टाइम्स हो जाता। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा। बहुत आसान है ये चीज़ देखना और करना। सिर्फ वेक्टर में अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड में सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल जो अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते थे वो हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ये वेक्टर बी है, सपोज हमें निकालना है वेक्टर b/2, तो क्या करेंगे हम? b/2 मतलब आधी लेंथ, लेकिन पैरेलल टू b, सो दिस इज हाफ ऑफ b। बहुत सिंपल। तो वेक्टर b में अगर हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे हो गए। और वैसे प्रैक्टिकली आपको समझना है तो क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हम कहेंगे 4 न्यूटन का फोर्स अब इस डायरेक्शन में ही लग रहा है। हाँ, एक और चीज़, अगर माइनस हो तो क्या होगा? तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन -1 तो होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर, लेकिन -2 हो तो मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर ये वेक्टर ए था, अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई करता तो ये रिवर्स हो जाता। अगर मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता? तो देखिए, -2 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड तो डबल होता लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाती। तो अगर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मैग्नीट्यूड मैंने डबल कर दिया, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -2 का मतलब क्या है? सिंपली इसको लिखा जा सकता है 2 × -a, यानी अगर ये वेक्टर a है तो ये वेक्टर -a था, तो अभी हमें मल्टीप्लाई 2 का किस में करना है? इसमें, इस वेक्टर में, तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये वेक्टर हो गया आपका -2a। तो क्या समझ में आया बच्चों कि अगर माइनस है
स्केलर नंबर या जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन को वो रिवर्स कर देगा और बाकी काम मैग्नीट्यूड को आपको मल्टीप्लाई करना है। और आप एक होमवर्क आपको देता हूँ मैं करने के लिए। ये वेक्टर f है, आपको ड्रॉ करना है एक्चुअली -3f -0.4f और 1.5f। ये आप लोग ड्रॉ करेंगे। सिंपल फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, कोई स्केलिंग वगैरह नहीं करना, सिंपल फ्री हैंड से आप ड्रॉ कर लें उसको। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दूसरा वेक्टर आता है वो उसी के पैरेलल होता है, लेकिन वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाता है। तो ये वही चीज़ है ऑलमोस्ट जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन एक नया टर्म हम सीख रहे हैं कोलिनियर वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हैं एक दूसरे के लेकिन उनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है, अगर मैं एक दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल दिखाऊं जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल वैसी है लेकिन मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम रिलेट कर सकते हैं किसी स्केलर के साथ, क्योंकि अगर a में कुछ मल्टीप्लाई करें तो b आ जाएगा, या b में कुछ मल्टीप्लाई करें तो a आ जाएगा। सपोज b जो है वो a से डबल है, तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू 2a, या हम कह सकते थे a इज इक्वल टू हाफ b। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर a और b कोलिनियर हैं तो उनको हम किसी स्केलर से रिलेट कर सकते हैं। इन जनरल, वो 2 का तो हमने एग्जांपल दिया था आपको। इन जनरल b इज सम कांस्टेंट इनटू a, तो लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट, जैसे मेरे एग्जांपल में लैम्डा की वैल्यू 2 थी। इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो हम कह सकते हैं कि एक कोई भी एक वेक्टर b इज लैम्डा इनटू a। मैं a इक्वल टू लैम्डा b भी लिख सकता था, तो वो लैम्डा अलग होता है, ये लैम्डा अलग है। तो if two vectors are collinear then we can relate them like this, one vector is some constant into another vectors। तो ये दो वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर हैं। और भी कई वेक्टर्स कोलिनियर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन हम उनमें से किन्हीं दो को जब रिलेट करेंगे तो इस तरह से हम उनको रिलेट कर सकते हैं। एक और टर्म होता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब है ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में, अगर आप दो वेक्टर लेंगे तो उनको तो हमेशा ही आप एक प्लेन में दिखा सकते हैं, तो वहां पे आप कोप्लेनर डिफाइन नहीं करेंगे। लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो हम कह देंगे कि वो कैसे वेक्टर हैं? कोप्लेनर वेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड हमारा क्या है? एक प्लेन है। अगर मैं इस बोर्ड पे कितने भी वेक्टर ड्रॉ कर लूँ तो वो सारे के सारे वेक्टर इसी प्लेन में हैं, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, तो हम कह देंगे वो सारे वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर हैं। जैसे ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सारे वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर हैं। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर ऐसा लूँ जो इस प्लेन में नहीं है तो वो वेक्टर इन सारे वेक्टर के प्लेन में नहीं है, यानी वो कोप्लेनर नहीं है इन सारे वेक्टर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ले रखा है ऐसे ऐसे, तो ये वाला जो वेक्टर है वो इस प्लेन में नहीं है, तो ये वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, तो आप कहेंगे दिस इज नॉट कोप्लेनर विद दीज वेक्टर्स। तो किसी भी प्लेन में दो से ज़्यादा वेक्टर किसी पर्टिकुलर प्लेन में अगर हैं तो हम कहेंगे दोज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते थे। वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, more than two vectors are in the same plane, then we will call it coplanar vectors। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को ऐड कैसे करें? तो इसमें
मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका ये है, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब हमें क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है। देखिए स्केलर और वेक्टर में फर्क देखिए, इन दोनों को ऐड करना है तो इनके मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा ऐड नहीं करना है आपको, इनके डायरेक्शन का वहाँ पे मतलब है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती, मान लो ये 2 न्यूटन फोर्स है, ये 1 न्यूटन फोर्स है, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो आप सिंपल अलजेब्रा में जो सम करते थे तो आप कहते 2 + 1 = 3। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वो डायरेक्शन मैटर करेगी। मान लो ये एक बॉडी है, इसमें ऐसे फोर्स लगा 2 न्यूटन और ऐसे फोर्स लगा 1 न्यूटन, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी पे 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्शन मैटर करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें वेक्टर के तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करें इसको, तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, कोई पहला वाला वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप ले सकते हो। मान लो मैं ए ले रहा हूँ, तो ए वेक्टर की पहले इसकी एक कॉपी आप यहाँ ड्रॉ कर लो। ये वेक्टर ए, इसकी एक कॉपी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब वेक्टर बी की कॉपी या वेक्टर बी को हमें इस तरह से रखना है कि वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड पे आ जाए। ध्यान रखना, मैंने जब आपको पहले सिखाया था एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो मैंने दोनों को टेल एक जगह रखी थी, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाले को हमने ड्रॉ कर लिया, अब दूसरे वाले को ऐसे रखेंगे कि दूसरे वाले की टेल पहले वाले के हेड पे आए। तो इसको उठा के हमें यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। तो इसकी कॉपी यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया बी। इसके बाद पहले वाले की टेल से शुरू होना है और दूसरे वाले के हेड तक जाना है, यानी ऐसे। इस वेक्टर को कहेंगे हम a + b। a + b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितनी लेंथ होगी, और a + b की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या किया, पहले a को ड्रॉ कर लिया, फिर b को a के हेड पे शिफ्ट करके रखा, फिर a की टेल से b के हेड तक ड्रॉ किया। इसको कहेंगे वेक्टर a + b। हम और एग्जाम्पल करते हैं। मान लो ये कोई वेक्टर p है, ये एक वेक्टर q है, हमें p + q ड्रॉ करना है। तो पहले p मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, इस p को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब q को ऐसे शिफ्ट करना है कि वो p के हेड पे q की टेल आए। तो q को उठा के हमें यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। तो इसको उठा के यहाँ पे रखना। इसके बाद क्या करना है, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड को कनेक्ट करना है, और हेड कहाँ लगाना है, दूसरे वाले के हेड पे। जहां ऑलरेडी दूसरे का हेड है वहां पे आपके सम का हेड आएगा। ये जो वेक्टर आया है इसको कहेंगे वेक्टर p + वेक्टर q। अब एग्जैक्टली वो कितना मैग्नीट्यूड आएगा वो हम लोग अभी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल में आप इसको देखिए कि कैसे हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे ड्रॉ करके। आप लोग करें, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, ड्रॉ करें a + b। ड्रॉ करें b + a। आप देखेंगे दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं। इसका मतलब कि वेक्टर a + वेक्टर b = वेक्टर b + वेक्टर a। तो ये चीज़, ये लॉ यहाँ पे फॉलो होगा वेक्टर में कि a + वेक्टर a + वेक्टर b = वेक्टर b + वेक्टर a। इसको बोलने का तरीका सीखिए, वेक्टर a + वेक्टर b = वेक्टर b + वेक्टर a। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।
वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी, ये चीज़ हमें निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये वेक्टर बी है तो इसको डबल कर दो, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी। अब हमें इसको और इसको ऐड करना है, तो जो तरीका बताया था वो आप यूज़ करेंगे, इसको आप कंप्लीट करेंगे इस एग्जाम्पल को, ये आपका होमवर्क भी हो गया। नेक्स्ट, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, आपको P प्लस हाफ Q Q प्लस हाफ P 2P प्लस 2Q और 2P प्लस 1/3Q, ये सब आपको ड्रॉ करना है। एक रफ आइडिया आपको लेना है, कोई स्केलिंग नहीं करनी है आपको, एक अंदाज से फ्री हैंड आप इसको ड्रॉ करेंगे। ये होमवर्क आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।